नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो टॉप 6 स्टोरीज है जो हम कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 क्या है, इसमें किस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक अपस्किलिंग की प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। दूसरा, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर, जो कि आज का दिन है, ऑब्जर्व किया जाता है भारत के अंदर में। इसको जानेंगे क्यों किया जाता है, इसको भी समझेंगे। थर्ड, बारबाडोस स्टोरी, इसकी स्टोरी को सुनेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, बने रहिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से है ये। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से। फिफ्थ, लिथियम, लिथियम में हम जानेंगे लिथियम ट्रायंगल और कुछ अभी रिसेंट डिस्कवरी वगैरह हुई है, साइंटिस्टों ने कुछ प्रपोज किया है, उसको समझेंगे। एंड द सिक्स्थ इज HCNG, क्या है ये HCNG, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन फाइनली MCQs फॉर द प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें कवर अप करनी होंगी मेरे साथ। आज हम 4 MCQs ले लेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 3+4+4+4, राइट। सो टोटली वी हैव डन विथ 15 MCQs आज के सेशन को मिला के। चलिए सबसे पहली स्टोरी पे आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, तो बेसिकली है किसकी पहल? MSDE की, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने क्या किया है कि बेसिकली वो चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में जो 2500 स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उन्हें एक तरीके की उनकी एक तरीके की स्किलिंग की जाए। ऐसा कोई एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर चुकी है। कौन कर चुकी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें क्या होगा, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होंगे ये क्या करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होगा? तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल, इनका काम होगा। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे? NSTC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत ये काम करता है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL, जो कि एक कॉम्पोनेंट है जो कि स्किलिंग में ही आता है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी रजिस्टर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो आप देखते हैं ना, जो गलियों में लगाते हैं फूड वेंडर्स, तो जो रजिस्टर्ड हैं उनकी 4 से 5 दिन की काउंसलिंग होगी। उनमें उनका एप्टीट्यूड उनमें उनका सुधारा जाएगा, उनके इंटरेस्ट को उनको दिखाया जाएगा, उनको और कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है ये उन्हें समझाया जाएगा। तो बेसिकली उनकी एक स्किलिंग की जाएगी। साथ ही साथ ये पूरा होने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वेंडर्स को किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो लोन भी सपोर्ट किए जाएंगे अंडर द मुद्रा स्कीम, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप कुछ तरीके की स्किल इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को देंगे तो वो बेटर सर्विसेज दे सकते हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक हो सकते हैं, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी की एक जो पूरी जो रेगुलेशन होती है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व होती हैं और गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी भी तो है ना एक हमारी, एक कि हमें अपनी माइंड के अंदर में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को अच्छा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। अब इस तरीके की स्किलिंग में थोड़ा सा सरकार का एंगल देखते हैं कि सरकार क्यों करना चाह रही है। अपनी तरफ से तो हमने बता दिया कि हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार के पास है आंकड़े। क्या आंकड़े हैं उनके पास? है 5.5 मिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स, तकरीबन तकरीबन, जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपने इस इनफॉर्मल इकोनॉमी के 14% को चैनलाइज कर दिया, इनकी अप स्किलिंग कर दी, तो आप इन्हें सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर मिला सकते हैं, राइट। और इसमें जो है सरकार ने बोला है कि हम दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में खासकर 4000 वेंडर्स और नेशनल लेवल पे 25 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को हम सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर में ले आएंगे। और ये सब किसके तहत हो रहा है? दिस ऑल हैज हैपेंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। कब लॉन्च किया गया था? तो जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। 717 जिलों में लॉन्च किया गया है, 28 राज्यों में लॉन्च किया गया, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है। विजन क्या है? आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसके तहत क्या होगा? 8 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2020-2021 के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। फोकस क्या होगा कि जो डिमांड सप्लाई का गैप चल रहा है स्किल डेवलपमेंट की वजह से, उन्हें बेहतर करना, उस गैप को रिड्यूस करना। और जो आने वाली इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल एज, नॉलेज इकोनॉमी के अंदर हम लोग चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 में भी जो जो जॉब रोल्स आने वाले हैं उसको समझना, उसके हिसाब से उसकी स्किलिंग करना, तो ये सारे जो पहलू है सरकार करना चाह रही है अंडर द नेम ऑफ, और यू कैन से अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
चलते हैं, मूव ऑन करते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 दिसंबर को किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। अब इस दिन को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? दिस डे हैज बीन ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लिव्स इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसके तहत जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खोया उनको याद करने के लिए ये दिन बनाया गया है। अब जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है वो पूरे भारत में ही एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, और साथ ही साथ सिटीजन्स को ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि देखिए भारत में पॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या कानून है, सरकार किस तरीके से कार्यरत है। मतलब एक तरीके से अवेयरनेस इंक्रीज करना, लोगों को कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के खिलाफ। जैसे मान लीजिए अगर आपके घरों के आसपास कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे भी लोगों को अवेयर कराया जाता है कि देखिए अलर्ट रहिए, कुछ भी हो सकता है, बगल में इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही साथ पॉल्यूशन के लेवल को कम करना। अगर आप बगल में ये चार्ट देखेंगे तो ये 2019 तक के आंकड़े हैं, देखिए कितनी, मतलब 17.8% ऑफ टोटल दैट हैज़ बीन हेल्ड बाय द एयर पॉल्यूशन ओनली। और अभी भी हाल फिलहाल आंकड़े आए ही हैं। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी को थोड़ा देख लेते हैं। ये हुई थी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 में। इसमें क्या हुआ था कि एक पॉइजनस केमिकल जो है वो लीक हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार परीक्षाओं में इस पॉइजनस केमिकल का नाम पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिए। ये एक पेस्टिसाइड जो प्लांट है वहाँ से लीक हुआ था, और ये इंडस्ट्री कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अब इसमें बोला गया जब ये हुआ तो 2259 लोग तो इमीडिएटली मर गए। बाद में सरकार ने क्लैरिफाई किया कि लगभग लगभग 25,000 लोगों ने अपनी जानें इसमें खो दी है, एंड इट वाज कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये सब ध्यान रखने के लिए इनको मेमोरी, ताकि आगे फिर ऐसी घटनाएं ना घटे, दैट्स वाई दिस डे हैज़ बीन ऑब्जर्व। याद रखना है कब? 2 दिसंबर। थीम वगैरह ध्यान में थोड़ा रखिएगा। थर्ड पे चलते हैं, द बारबाडोस स्टोरी। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर? जो बारबाडोस है कैरिबियन आइलैंड है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है उनको ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया है। मतलब वो हेड ऑफ स्टेट थी ना, ये तो मतलब जिंदा तो रही नहीं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड है वो हेड ऑफ स्टेट थी। मतलब ब्रिटिश की जो जो कॉलोनीज थी उनमें ये था कि हाँ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इज द हेड ऑफ स्टेट, तो उनको ऑफिशियली रिमूव किया गया। और अब जो बारबाडोस है वो विश्व का नया रिपब्लिक बना है तकरीबन तकरीबन 400 सालों के बाद, आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक। अब इन्होंने जब इसको हटाया उसके बाद थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बारबाडोस जो था इंग्लिश कॉलोनी बना कब था? 1625 में बना था। 400 सालों तक इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर ओवर 400 ईयर्स, अ लिंक ऑफ द लाइन्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड ऑपरेशन एंड इंग्लिश मर्केंटलिज्म एंड कॉलोनिज्म फोस्टर फॉर सेंचुरीज। 30 नवंबर 1966 को इन्होंने अपनी आज़ादी घोषित की कि देखो भाई हम इंडिपेंडेंट है। अब 1625 में अगर आप 400 जोड़ देंगे तो 2025 हो जाता है। तो कई लोग कमेंट में ये मत लिख देना कि यार 2025 तो भी आया नहीं, 2021 में ही है। ये नियरली नियरली ये आंकड़ा दिया गया है कि लगभग लगभग 400 साल इस तरीके से इसे नापा गया है। बारबाडोस जो है वो एक पार्ट है कैरिबियन कम्युनिटी का जिसका नाम है कैरिकॉम। कब बना था ये? 1973 में बना था। भारत के साथ अगर हम बारबाडोस को देखें तो बहुत ही अच्छे रिलेशन है। यूनाइटेड नेशन में भी हम साथ हैं, कॉमनवेल्थ में भी हम साथ हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी हम साथ हैं, और दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें भी हम साथ हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बारबाडोस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी रेटिफाई किया है हाल फिलहाल में ही, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो ब्रेन चाइल्ड है किसका? इंडिया का ही। तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे इसके साथ। उसके साथ ये देश ने, इस देश ने मतलब भारत की कैंडिडेटरशिप जो यूएनएससी में चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें भी भारत की जो कैंडिडेटरशिप है उसको इन्होंने सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट वगैरह आप देखेंगे तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं इनके साथ, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक। और इनके जो नेबर कंट्रीज़ हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है। सेंट लूसिया टू द नॉर्थ, सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस टू द वेस्ट, एंड त्रिनिदाद एंड टोबागो टू द साउथ, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। रिहाना का नाम आपने सुना होगा ना, रिहाना यहीं से ही है। अभी हाल फिलहाल उनको नेशनल हीरो का अवार्ड मिला है बारबाडोस में ही, राइट। और ये है इनकी प्रेसिडेंट डेम सैंड्रा मेजन, और ये है प्राइम मिनिस्टर मिया एमोर मॉटली। और ये वो देश है, मतलब आप इसमें देखेंगे तो बारबाडोस तो बन गया, बिकम्स अ रिपब्लिक ऑन नवंबर 30, लेकिन जो जो सर्कल में है ना ये अभी भी एलिजाबेथ सेकंड के अंडर में ही है। मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है यहाँ पर वो एलिजाबेथ सेकंड ही है। बहामास हो गया, बिलाइस हो गया, जमाइका हो गया, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा जो सर्कल में है। टुवालू हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, ये सब। तो ये चार्ट थोड़ा सा और ग्राफ वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आइलैंड कहाँ पर है? ये रहा।
क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। द फोर्थ स्टोरी ऑफ द डे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसने रिलीज किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया। क्या बताया? ये बताया कि जो इजराइल का शहर है तेल अवीव, वो अभी हाल फिलहाल का बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है विश्व के अंदर में। दूसरे पायदान पे कौन है? पेरिस है। तीसरे पे कौन है? सिंगापुर है। चौथे पे कौन है? जुरीच है। पांचवे पे कौन है? हांगकांग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो तेल अवीव फर्स्ट, देन पेरिस सेकंड, देन जुरीच थर्ड, देन सिंगापुर फोर्थ एंड हांगकांग फिफ्थ। थोड़ा सा उल्टा कर दिया है मैंने, सिंगापुर थर्ड है और जुरीच जो है वो फोर्थ है। ठीक, तो ये पहले 5 पायदान पे मैंने आपको बता दिए। अब ये इंडेक्स साथ में ये भी बता रहा है कि जो ओवरऑल प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो पूरे विश्व में 3.5% से राइज हुई है। पहले 1.9% थी, इस बार 3.5% से राइज हुई है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन था कोविड-19 के काफ़ी कारण काफ़ी डिसरप्ट रहा और प्रोडक्शन पे भी काफ़ी असर पड़ा, तो दैट्स वाई एक ओवरऑल राइज देखा गया प्राइसेस के अंदर में। द हाइएस्ट प्राइस राइज वॉज रिपोर्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ तेहरान। तो 79th रैंक से सीधा जंप करके किस पे आ गया? ये 29th रैंक पे। यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक बात बता दूँ। और ये सब हुआ किस लिए? तो यूएस के सैंक्शंस यहाँ पर लगे हुए हैं। डेमेस्कस को भी अगर आप देखेंगे तो डेमेस्कस देखिए पीछे रह गया है, क्योंकि ये वॉर टाउन इलाका है, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। और ये अभी भी रिकवरी से जो है ये देश, सीरिया का ये देश है, सीरिया देश है ये, तो ये जो है अभी भी रिकवरी से जो है काफ़ी जूझ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तकरीबन इस इंडेक्स में 173 सिटीज़ को कंसिडर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एशिया में देखेंगे तो कराची यहाँ पे दिखाई देगा और मुंबई है यहाँ पर। तो इंडिया के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो पहले टॉप 20 में कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाउएवर टोक्यो ऑफ जापान, संघाई ऑफ चाइना टॉप फर्स्ट 20 रैंक्स। तो ये लोग तो आ रहे हैं एशिया की तरफ से, लेकिन हमारे देश से कोई भी शहर इसमें टॉप 20 में नहीं आया है। तो ये आपको एक तरीके से ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना है कि किसने इसको रिलीज़ किया है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको रिलीज़ किया है। आगे बात करते हैं द फिफ्थ स्टोरी ऑफ द डे, लिथियम के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं, जनरल साइंस पे बात करेंगे। हाल फिलहाल वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढ निकाला है कि उन्होंने एक मिस्ट्री ढूंढ निकाली है कि ये जो तारे बनते हैं ना, इनमें लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हाई अबंडेंस है लिथियम का यहाँ पर। तो ये उनकी पूरी मतलब स्टोरी आई है। अब इसमें क्या है कि लिथियम को अगर हम थोड़ा जाने तो ये केमिकल एलिमेंट है, Li से ही लिखा जाता है। इससे लिखा जाता है Li से। बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, सिल्वरी वाइट कलर का मेटल है, इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लेमेबल भी है और मिनरल ऑयल में स्टोर भी किया जा सकता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वाइट गोल्ड के नाम से इसे बोला जाता है। बैटरी वगैरह को रिचार्ज करने में काम आता है, लैपटॉप में काम आता है, फ़ोन की बैटरीज में काम आता है। तो अभी क्या है कि जो लिथियम की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई है और इसके कारण इसकी जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं। अब ये मिलता कहाँ पे है? तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना बनता हुआ, दिस इज कॉल्ड एज लिथियम ट्राइंगल, राइट। अब ये लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन है? एक तो अर्जेंटीना है, दिख रहा होगा आपको, एक चिली है और एक है बोलिविया। ये 3 है। अब सबसे हाईएस्ट जो रिजर्व्स हैं लिथियम के वो कहाँ पर है? तो चिली के अंदर है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम में आ सकता है, राइट। चिली हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में तकरीबन तकरीबन 14,100 टन का जो है एक लिथियम रिजर्व है। वो भी ज़्यादातर कहाँ पर है? सर्वे वगैरह किया गया तो सदर्न कर्नाटका का जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसे पाया गया है। फिर आप देखेंगे तो कुछ कुछ जो हैं इलाके राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी हैं। भारत में एक कंपनी है जो इस चीज़ में काम करती है, मतलब एक्वायरिंग करती है इन सब चीज़ों का, वो है खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड। हाल फिलहाल उन्होंने अर्जेंटीनिया के एक फर्म के साथ क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिथियम, राइट। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनका भी ध्यान रखिएगा, खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं द फाइनल स्टोरी ऑफ द डे, HCNG। तो ये HCNG क्या है? हाइड्रोजन को अगर आप CNG के साथ ब्लेंड करना चाहें तो जो टर्म निकल के आता है वो आता है HCNG, हाइड्रोजन प्लस CNG। अब इसको क्या किया जाता है? इसको जो गैसोलीन आप यूज़ करते हैं या डीजल फ्यूल यूज़ करते हैं या प्रोपेन यूज़ करते हैं या LPG यूज़ करते हैं, इन सब के जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, HCNG को भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एनरिच जितनी भी चीज़ें हैं उसको पुश किया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमने क्या निकाला? नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन निकाला। उसके तहत ये सारा जो है काम पीछे पीछे चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ग्रीन हाइड्रोजन पे जो है मतलब शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है। तो
तो ग्रीन हाइड्रोजन पे जो है उसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। और इसको लेके जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने भी कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो डेवलप किए हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्रीन फ्यूल, आगे कितना मतलब एफिशिएंट रहेगा। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ये रिड्यूस करेगा। तो एक तो जो क्लाइमेट चेंज की जो इशू है वो इससे कम होती है। दूसरा, फिर आपका 5% फ्यूल में सेविंग भी करेगा। उसके बाद हाइड्रोजन इकोनॉमी भी बनाएगा जिसको बूस्ट किया जा रहा है। देन फिर जो इंजन्स हैं उसको इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा कि उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको मतलब उसके अमाउंट को लोअर किया जा सके। तो इंजन्स की भी मॉडिफिकेशन होगी, और मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही मिनिमम मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी फॉर HCNG। तो ये सारे जो हैं इसके मतलब बेनिफिट्स हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, हायर ऑक्टेन रहेगा। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सब करने के लिए ना, एक तो विल पावर होनी चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, अगर आप इसको कमर्शलाइज करेंगे लार्ज स्केल पे तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। चौथा, कि अभी जो हाल फिलहाल हाइड्रोजन की जो करंट कॉस्ट है वो नेचुरल गैस से ज़्यादा है। तो HCNG जो है वो ज़्यादा कॉस्ट करेगा CNG से। और अभी जो हालत इकोनॉमी की चल रही है उस वक्त उस चीज़ को देखते हुए इसमें भी हाथ डालना खतरे से खाली चीज़ नहीं है। तो ये HCNG पे मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी है। एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या आज हमने कवर अप किया। आज की स्टोरीज बहुत अच्छी थी। सबसे पहले हमने देखा PMKVY 3.0, फिर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, फिर बारबाडोस स्टोरी, देन वी केम टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, then lithium, and we came to know about the lithium triangles and the largest reserves of the lithium in the world. After that we moved to the HCNG and the advantages and disadvantages concepts related to the HCNG. क्लियर दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं MCQs की तरफ। पिछले हफ्ते 20 कर लिए थे, आज के मिला के 15 और हो जाएंगे। तो ये कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसके जवाब देने का समय आ गया है। यहाँ से हमने सवाल कल आपसे पूछा था कि भारत ने अभी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग ने बेसिकली इसको रिलीज़ किया है। इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स है? तो डायमेंशंस तो 3 ही थे, इंडिकेटर्स बहुत सारे थे। ये मैंने आपको कराया था पिछले सेशन में। तो ये चारों के चारों ही जो थे वो इंडिकेटर्स थे। तो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती हो गई है। आगे पे आते हैं। अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये जॉइंट प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, दिस इज करेक्ट। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, इसको नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत लिया गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, जेड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम में आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि जीरो इफेक्ट का मतलब है जीरो एयर पॉल्यूशन लिक्विड डिस्चार्ज सॉलिड वेस्ट, दिस इज completely right. It is implemented by Central Pollution Control Board, no, this is implemented by MSME, इसके द्वारा MSME। तो दूसरा गलत हो जाता है, तो सही क्या होगा? ऑप्शन है, दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट, द delimitation commission is appointed by the president of India and works in the collaboration of election commission of India, this statement is perfectly fine. delimitation commission have been set up only twice, ये गलत है, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार हुआ है। ठीक है, 4 टाइम्स अभी तक बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वन ओनली। आज के सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। ठीक, इसको आप आराम से पढ़िएगा, 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, इसको देखिए आराम से समझिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मुझे बताइए। देन नेशनल मिल्क डे पे अगला सवाल है, अगेन 4 ऑप्शंस विद यू। आफ्टर दैट, अर्ली वार्निंग एंटी मिसाइल सिस्टम नेम्ड कुपोल और डोम भी जिसे कहा जाता है, ये किस देश से रिलेटेड है? ये भी आप जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। हाल फिलहाल प्रोजेक्ट पायरासोल जो है वो देखा गया न्यूज़ में, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? अगेन द 4 ऑप्शंस विद यू। राइट दोस्तों, पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, लेवल 1 लेवल 2। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आइए एनरोल कीजिए। यूपीएससी के बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, चेकआउट कीजिए। सिविल तपस्या का पोर्टल है, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे आते रहते हैं रिलेटेड टू स्टैटिक जीके और द करंट अफेयर्स। गो एंड एक्सप्लोर। हम इसी तरीके से मिलेंगे आपके मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म पीटी एजुकेशन पे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।